हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है उसी स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड ये मैं आपके लिए एक एस्से का टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ जो कि लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। और इसमें आज हम बात करेंगे हिंदी एस्से टॉपिक के बारे में और किस तरह से आप अपना हिंदी में एस्से फ्रेम करेंगे। अगर इस टाइप का एस्से अगर आपके पास आ जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप पे आपको एस्से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि जब आपके पास ये टॉपिक आता है तो आप किस तरह से आप अपना एस्से यहाँ पे बनाते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। और कौन सा निबंध लेखन है? तो साथियों, ये एक ज्वलंतशील मुद्दा है और इसी ज्वलंतशील मुद्दे को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप का मैटर आ रहा है ये बड़ा कंट्रोवर्सी में रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी कभी इस केस को लेके जाया जा रहा है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडिटी प्रदान की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत कि नहीं प्रदान की जाएगी। इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हिंदी में आप कैसे लिखेंगे। जब कभी भी आपके पास हिंदी में एस्से लिखने के लिए आता है तो आप संदर्भ से, मीन्स की इंट्रोडक्शन से आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर इंग्लिश में आता है तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अगर हिंदी में आता है तो आप संदर्भ से स्टार्ट करेंगे। यही तरीका होता है, यही स्ट्रेटजी होता है और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको क्या करना है, आपको अपने स्क्रीनिंग टेस्ट में करना है। कर रहा है, भारत में लिव इन रिलेशन कानूनी दृष्टि से वैध है। इसको क्या कर दिया गया है, भारत में भी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी दृष्टि से वैध कर दिया गया है। मीन्स कि इसको वैलिडिटी प्रदान कर दी गई है। अगर हम इसको देखा जाए कि क्या जो आई ऑफ लॉ में इसको क्या वैलिडिटी दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ, इसको आई ऑफ लॉ में इसको क्या दिया है, इसको वैलिडिटी दे दिया गया है। लेकिन आधुनिक युग में इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। जो हम लोग मॉडर्न एजेस में हम लोग जी रहे हैं, जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होने की बात कर रहे हैं, कह रहा है इस मॉडर्न टाइम में और इस मॉडर्न एज में इसका क्या हो गया, इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। किसका? तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इस लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, शायद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ तक कि मिलेगा भी नहीं कि हाँ, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। इस प्रकार का शायद सुनने को भी ना मिले, देखना तो बहुत दूर की बात है, सुनने को भी आपको गाँव के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कहाँ पे, मेट्रो शहरों में, जिसको हम लोग मेट्रो सिटीज़ के नाम से जानते हैं, अगर हम बात करते हैं मेट्रो शहरों में तो इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो जो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको देखते हैं, अगर शहर के दृष्टिकोण से हम इसको एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं तो कह रहा है इसका स्कोप जो है बहुत ही वाइडर हो गया है। कहाँ पे वाइडर हो गया है? जब हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की, तो मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ के अंतर्गत कौन कौन सिटीज़ आती हैं उसको भी आपको एनालिसिस करते हुए चलना है। जैसे कि कह रहा है मुंबई जैसे कुछ शहरों में तो मैरिज ब्यूरो की तरह से विशेष रूप में लिव इन रिलेशनशिप के बनाने में सहायता करने वाले लोग और समस्या और संस्थाएं भी मौजूद है। जब बम्बई वगैरह में आप चले जाएंगे, दिल्ली वगैरह में चले जाएंगे, जो मेट्रो सिटीज़ के नाम से जिन शहरों को हम लोग जानते हैं, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसके लिए आपको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। फैसिलिटेट का मतलब आपको सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा कि आप किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, आपको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि ये महिला के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को क्या किया जा रहा है, मेट्रो सिटीज़ में लिव इन रिलेशनशिप में लोग इंडल्ज काफ़ी रह रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बता सकते हैं। जब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो आपको अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में भी लिखना होगा कि गांव में इसका क्या नज़रिया है, और हम देखेंगे कि मेट्रो सिटीज़ में इसका क्या नज़रिया है। शहर तो हैं, शहर तो बाकी सब हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ की, और मेट्रो सिटीज़ में ही हमको ये ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। जैसे न्यायालय के निर्णय, अब आपके पास न्यायालय के निर्णय भी, जजमेंट भी होने चाहिए कि आखिर में कौन कौन से जजमेंट आए हैं इसको लेकर के। तो कह रहा है न्यायालय के अगर हम निर्णय को देखते हैं, अगर कोर्ट ऑफ लॉ के हम किसी भी जजमेंट को हम एनालिसिस करते हैं, कह रहा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, आप सभी लोगों को पता है कि डीबी एक्ट बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ऐसे संबंध को मान्यता देता है जो विवाह के स्त्रियों को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। ये क्या करता है साथियों? तो ये विवाह के समय में जो घरेलू हिंसा होती है उसी घरेलू हिंसा से क्या करता है, ये संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? जो हम लोग डीबी एक्ट की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं। मीन्स कि अगर किसी के भी द्वारा अगर घरेलू हिंसा किया जाता
जाता है। अब घरेलू हिंसा किसके द्वारा किया जा सकता है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जब आपके इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत 498A दिया है, 498 ऑलरेडी दिया है, तो फिर ये 2005 में डीबी एक्ट लाने की क्या आवश्यकता थी। तो अब 2005 में जो ये डीबी एक्ट आया था, कब, 2005 में, मीन्स कि 2005 में, तो इसका क्या मतलब था, जब आपके पास ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्टिंग कर रहा है इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत, तो इसको लाने का क्या मतलब था डीबी एक्ट 2005 को। तो जी हाँ साथियों, अब इसको समझिए, इसको लाने का क्या पर्पस था। जब 498 आपके पास है, 498A आपके पास है, तो डीबी के लाने का क्या मतलब है। दोनों में अगर देखा जाता है साथियों, तो जो 498 होता है ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी मामला खराब होता है तो उसके लिए आता है। लेकिन जब हम डीबी एक्ट की बात करते हैं, जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, तो ये किसके लिए होता है। क्या एक ब्रदर, एक जो ब्रदर होता है, क्या अपने सिस्टर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकता है। एक मदर जो हो सकती है वो अपने डॉटर के ऊपर क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकती है। एक फादर जो है क्या अपने डॉटर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कॉज कर सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए क्या लाया गया था, ये डीबी एक्ट को लाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं 498A की, 498A की बात करते हैं, क्रूएलिटी की बात करते हैं, तो ये किसके ऊपर ज़्यादातर फॉल करता है, ये हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी फॉल करता है। और ये जो डीबी एक्ट है, डीबी एक्ट सिर्फ ब्रदर सिस्टर पे ही नहीं, मदर और डॉटर पे ही नहीं, फादर और डॉटर पे ही नहीं, यहाँ पे भी हस्बैंड एंड वाइफ के भी मामले भी आते हैं। किसके अंतर्गत, डीबी एक्ट के अंतर्गत। अगर हम डीबी एक्ट की बात करते हैं और 498A की बात करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट एफआईआर आपका लॉन्च कराया जाता है। क्या लॉन्च कराया जाता है साथियों, इसमें आपको एफआईआर लॉन्च होता है। लेकिन जब हम यहीं पे डीबी एक्ट की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं, तो इसमें डीआईआर दर्ज कराया जाता है। क्या दर्ज कराया जाता है साथियों, तो डीआईआर। अगर आपका 1000 वर्ड का लिखने के लिए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी बातों को एज अ चार्ट फॉर्मेट में आप बना करके भी लिख सकते हैं। अब एफआईआर का तो मतलब आप सभी लोगों को पता है कि ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। लेकिन डीआईआर का मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो डीआईआर का मतलब होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी घरेलू हिंसा हो रहा है उसका क्या कराया जाएगा, डोमेस्टिक घरेलू इंसिडेंट रिपोर्ट यहाँ पे लॉन्च कराया जाएगा। यहाँ पे 498A में क्या कराया जाएगा साथियों, तो 498A में क्या कराया जाएगा, यहाँ पे पनिशमेंट दिलाया जाएगा। यहाँ पे किसकी बात की जाती है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात की जाती है। लेकिन जब हम डीबी एक्ट की बात करते हैं, तो साथियों यहाँ पे क्या दिलाया जाता है, यहाँ पे रिलीफ की बात की जाती है, यहाँ पे रिलीफ दिलाया जाता है। तो तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं। आप चाहेंगे तो ये भी सारी बातों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर न्यायालय के निर्णय के बारे में अगर आप लिखेंगे, अगर आप घरेलू हिंसा को वहाँ पे एट द टाइम आप कोट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या होंगी, आपके दिमाग में आती जाएंगी बातें, और आप क्या करते जाएंगे, आप अपने जो एस्से होगा आपका 1000 वर्ड में, उसको आप क्या करेंगे, इलिबरेट करते हुए चलेंगे। आगे साथियों कह रहा है मदन मोहन सिंह बनाम अन्य और रजनीकांत का एक मामला आया था। इस मामले में क्या कहा गया था, इस प्रकार से आपको कुछ केस लॉ को भी लर्न करके रखना होगा, जिससे कि अगर आपके एस्से में आता है ये लिखने के लिए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। लिख रहा है, एक बार फिर से लिव इन रिलेशनशिप की वैधता पर और इस संबंध में होने वाले बच्चों पर बहस छेड़ी गई है। न्यायालय ने जहां भूमि विवाद की याचिका खारिज कर दिया, यह निर्णय सुनाया कि ऐसे लोगों के बीच जो लंबे समय से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया, जो लंबे समय से क्या कर रहा है, लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप संबंधों में हैं, एक वैवाहिक परिकल्पना से जुड़े हैं और इससे चले आओ और चले जाओ संबंध का नाम नहीं दिया जा सकता है। अगर लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप संबंध में रह रहे हैं, जस्ट लाइक ए हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये ऐसा रिलेशन है कि चले आओ और चले जाओ वाला, इसको नहीं माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा, इसको यही मान के रखा जाएगा कि आप दोनों लोग क्या हैं, आप दोनों लोग इन द आई ऑफ लॉ में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और हस्बैंड और वाइफ के तरह से ही आपको क्या किया जाएगा, आपको ट्रीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप केस लॉ को भी यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट केस लॉ की, क्योंकि इसमें केस लॉ अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और अगर आप लॉ का इससे फ्रेम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। कब, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एस्से, जब आप एस्से अपना लिखेंगे, जब आप अपना एस्से फ्रेम करेंगे, तो आप अपने दिमाग को खोल दीजिएगा। मीन्स कि दिमाग को खोलने का मतलब ये है कि बॉर्डर सेंस में होता है, वाइड करके अपने दिमाग को पूरा सोचने का काम करिएगा कि हाँ, अगर कोई टॉपिक आता है तो टॉपिक को देख के आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता है नहीं कि अरे ये ऐसा टॉपिक आ गया, हम ये पढ़ के आए नहीं थे। नहीं, उसके बारे में आपको सोचना है। आपने लॉ किया है, आपने लॉ के बारे में इतना एनालिसिस किया है, आप उसको आईपीसी से, सीपीसी से, सीआरपीसी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्ट्रैक्ट से, व्हाटएवर जहाँ से भी हो, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको खींच कर लेकर के आएंगे और अपने एस्से में सारी बातों को लिखेंगे। ठीक कर रहा है, भारत माता व अन्य
और आर विजया रेगनाथा का एक मामला आया था जो कह रहा है जो लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चों के जायज से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लिव इन रिलेशन से होने वाले बच्चे अपने माता पिता के किसी भी जायदाद का उत्तराधिकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, जायदाद की सबसे बड़ी बात आती थी, संपत्ति की सबसे बड़ी बात आती थी, तो यहाँ पे कह रहा है उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, परंतु इन लोगों को पूर्वजों के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। साफ साफ यहाँ पे बता दिया, जो लिव इन रिलेशनशिप से जो संतान उत्पन्न होंगी, वो जो उनके पिता जो होंगे, जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, अगर उनके द्वारा अर्जित किया हुआ कोई भी संपत्ति होगा तो उसमें क्या करेंगे, ये हक पाएंगे। कौन, जो लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न हुए बच्चे हैं, वो उनकी बात कर रहा है। लेकिन बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कह रहा है कि वो पूर्वज जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनको क्या दिया जाएगा, इनको एक धूर एक हिस्सा इनको नहीं दिया जाएगा। ये बात आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, लिव इन रिलेशनशिप और इलाहाबाद का एक मामला आया था। क्या कह रहा है, इस पूरे मामले में कानूनी दिक्कत यह थी कि शादी होने के बावजूद यह जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। क्या था, अब मामला देखिए, एक मामला आया था लिव इन रिलेशनशिप और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मामला आया था। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का शादी हो गया था, लेकिन शादी के बाद भी वो भाई साहब क्या कर रहे थे, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना छोड़ नहीं रहे थे। किसी के साथ पहले से लिव इन रिलेशनशिप में थे तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे, भले से शादी हो गया था। और दूसरी दिक्कत थी कि पिछले महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दिया हुआ फैसला था। अब क्या फैसला में दिया गया था साथियों, ये भी आप एनालिसिस करते हुए चलिए। कह रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले पर कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़ों का सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है, जिसका आप लॉ ट्रेनी का एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट देने जा रहे हैं, उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई एक भी पहले शादीशुदा हो। इसके पीछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने देश के सामाजिक ताने बाने का तर्क में रखा। मीन्स कि जब कभी भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कोई भी जजमेंट पास किया जाता है तो उसके लिए क्या देना पड़ता है कोर्ट ऑफ लॉ को, तो साथियों वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ को रीज़न के साथ साथ डिसीजन भी देना पड़ता है। और यही आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया इसमें सामाजिक ताने बाने का तर्क में रखा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रकार का जजमेंट यहाँ पे पास किया है। आगे देखिए, कह रहा है, मैंने कहा है ना कि जब अभी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए आप कौन कौन सा लॉ पढ़े हैं, आप तो लॉ के समंदर हैं, आप लोग हर एक लॉ पढ़ के बैठे हैं। सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस, तमाम देश भर के आपके पास लॉ हैं। अभी आपके 9 माइनर लॉ ऐड किए गए हैं, ये क्या कहते हैं, यूपी पीसीएस जे के सिलेबस में। इसको भी आप क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारे लॉ को अगर आप पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एस्से आएगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आप रिलैक्स मूड में रहेंगे और अपने एस्से को अच्छे से फ्रेम कर लेंगे। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी के तलाक के बिना रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराधी है। मीन्स कि अगर इस प्रकार का रह रहा है, अगर इस प्रकार के रिलेशन में रह रहा है, जो 494 का रिलेशनशिप होता है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, अगर इस प्रकार के रिलेशन में रह रहा है तो वो क्या होगा, वो भारतीय दंड संहिता के 494 का वो क्या माना जाएगा, ऑफेंसिव माना जाएगा, वो अपराधी माना जाएगा। आगे साथियों कह रहा है कि दंड संहिता की धारा 494 में जब किसी आदमी की शादी हो गई हो और वो अपने शादी के साथ साथ न रह करके, मीन्स कि अपने जो जिसके साथ उसका शादी हुआ था अपने साथी के साथ नहीं रह करके, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको अर्धांगिनी कहते हैं, जिसको पत्नी कहते हैं, उसके साथ न रह करके, अपने लाइफ पार्टनर के साथ न रह करके वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे के साथ रह रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। तो इसको क्या माना जाएगा, इसको पनिशेबल ऑफेंस के कैटेगरी में शामिल किया गया है अंडर इंडियन पेनल कोड, और उसी के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, उसको अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप के लाभ। अब क्या क्या लाभ हैं जब आप इसके बारे में देख रहे हैं, जब इसको लीगलाइज कर दिया गया है इन द आई ऑफ लॉ के अंतर्गत, तो आप इसके बारे में कुछ इसके मेरिट्स भी बताएंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर इसको लीगलाइज किया गया है तो इसके कुछ मेरिट्स होंगे, तभी तो लीगलाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि कभी भी कोई भी जजमेंट देता है तो उसके पीछे रीज़न, डिसीजन, तमाम चीज़ों को क्या करता है, एनालिसिस करते हुए डिसीजन यहाँ पे पास किया जाता है। तो वही कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के क्या क्या लाभ हैं। कह रहा है साथी को
पूर्व समय मौजूद होने के कारण जानने में आसानी होता है। मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे अच्छे तरह से जान लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब ये होगा। पहली दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है दोनों पक्ष आमतौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ये भी जाहिर सी बात है भाई, तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, हम दोनों लोग मिल करके क्या करा रहे हैं, एक साथ रह तो रहे हैं, लेकिन तुम भी कमा रही हो मैं भी कमा रहा हूँ। दोनों लोग क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इकोनॉमिक किसी के ऊपर बर्डन यहाँ पे नहीं होता है, अगर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम लागू नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगेंगे और जब आपका घर होगा कहीं गांव में होगा कहीं विलेज में होगा, आप अपने घर पे जाएंगे बताएंगे कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, तो गाँव वाले लाठी लेकर दौड़ा लेंगे। कर रहा है इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम लागू नहीं होता है। ये नहीं होगा कि आप सामाजिक और पारिवारिक नियम के साथ बंधे रहेंगे और लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, ये आपके साथ नहीं हो सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, कर रहा है वैवाहिक जीवन की जवाबदारी इस रिश्ते पर लागू नहीं होगी। जो वैवाहिक जीवन होता है इस पर लागू नहीं होता है। भाई आपका विवाह ही नहीं हुआ तो नियम कैसे लागू होगा, जब विवाह होगा तब ना नियम लागू होगा, तब ना आपके ऊपर हामा एक्ट लगेगा। मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर अप्लाई होगा, जो कि 1955 का हमारा एक्ट बना हुआ है। तो ये हिंदू मैरिज एक्ट किसके ऊपर लागू होता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर लागू होता है जिसका कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग में क्या होता है, शादी होता है। धारा 5 को, मीन्स कि जो सेक्शन नंबर 5 होता है, जो सेक्शन नंबर 5 होता है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो सेक्शन नंबर 5 की फुलफिलमेंट होती है, तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है, तब क्या होता है, तब आपका शादी माना जाता है। लेकिन भाई साहब जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट को तो ताक पे रख दे रहे हैं, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है, तो उसका रहने का चाहे ना रहने का कोई मतलब है ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब कभी भी कोई आपके पास ऐसे आए तो आप किसी भी लॉ को क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉ को अच्छे से घसीट सकते हैं, यहाँ पे ला करके कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदू मैरिज एक्ट आपके सामने तुरंत कोट कर दिया। देखिए लिव इन रिलेशनशिप की हानियों के बारे में भी जान जाइए। भाई सिर्फ लाभे लाभ थोड़े नहीं है, इससे तकलीफों है। तकलीफ देख लीजिए क्या क्या तकलीफ है। कह रहा है समाज में अस्वीकार और तिरस्कार। सबसे तो पहले समाज में अस्वीकार किया जाता है आपका, और आपका तिरस्कार किया जाता है। कब, व्हेन वी आर डूइंग अनलॉफुल मैरिज। मीन्स कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको अस्वीकार किया जाएगा और आपका तिरस्कार किया जाएगा। कभी भी आप रास्ते में जाएंगे, गांव का कोई आदमी दिख गया, अरे वही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उस लड़की के साथ रह रहा है, बिना शादीशुदा रह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अस्वीकार, आपको लोग अस्वीकार करेंगे और आपका तिरस्कार करेंगे। समाज में आपको लोग बुलाना पसंद अपने घर पे नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है संबंध का विवाह की तरह टिकाऊ न होना। जाहिर सी बात है, लिव इन रिलेशनशिप में भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके पास भी है, वो भी करिए, मैं भी कमा लूँगी, आप कर रहे हैं आप भी कमा लेंगे, तो दोनों लोग जब कमा लेंगे तो आप भी, आपके पास भी गर्मी है, उसके पास भी गर्मी है। भाई कहेगी कि हम अपना कमा के हम अपना रह लेंगे, कौन हमारा तुमसे शादी हुआ है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे ना। तो संबंध का इसमें क्या होगा, संबंध काफ़ी दिनों तक लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत टिकता नहीं है, वो आसानी से समाप्त हो जाता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कर विवाह जैसे संबंध के आदर की कमी साफ दिखाई देती है। जो विवाह के अंतर्गत जो हम देखते हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट को जब हम फॉलो करते हैं, जब उसके अकॉर्डेंस में हम अपना शादी करते हैं, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हम शादी करते हैं, या व्हाटएवर जिस भी आप लॉ से रिलेट कर रहे हैं, जिस लॉ के साथ आप शादी करते हैं, जिस भी आप फैमिली लॉ को मानते होंगे, उस लॉ के अकॉर्डेंस में अगर आप शादी करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें वैलिडिटी होती है। लेकिन जब आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की शादी करते हैं तो इसमें काफ़ी वैलिडिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट कर रहा है इस संबंध में पैदा होने वाले बच्चे पारस्परिक पारिवारिक मर्यादाओं को समझने और अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे भी इनके क्या हो जाते हैं, बच्चे भी इसी टाइप के असमर्थ हो जाते हैं। जब आप इस तरह से पूरा लिख देंगे तो उसके बाद से आपके पास क्या आता है, लास्ट में आपके पास आता है कंक्लूजन लिखने के लिए। देखिए आपने क्या क्या लिखा, आपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, लिव इन रिलेशनशिप के केस लॉ को आपने बताया, साथ ही साथ आपने आईपीसी के सेक्शंस को भी कोट किया, साथ ही साथ आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को भी इसमें घुसाया, साथ ही साथ आपने हिंदू मैरिज एक्ट को भी इसमें घुसाया। और आईपीसी को तो यहाँ पे रखना अनिवार्य रही है, क्योंकि आईपीसी के साथ ही ये क्या हो रहे हैं, गवर्न हो रहे हैं। अब साथ साथ आप लास्ट में आप क्या लिख रहे हैं, सभी बातों को एक जगह कंक्लूड करके यहाँ पे लिख रहे हैं। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप के समर्थन में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा है कि यदि दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें संबंध है तो उन्हें शादीशुदा
माना जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट आया था और उसी जजमेंट के अकॉर्डेंस में ये बात कही जा रही है। तो देख लीजिए, जो भी हो सका, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट था, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे भरपूर बताने का प्रयास किया। साथियों, ये था आपका आज का सेशन। आज के सेशन में इतना ही था, इतना मैंने आपको बता दिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट करके हमको बताएंगे, जी हमको मोटिवेट करिए। मैं आपके लिए और भी ऐसे फ्रेम करके लेकर के आ रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे तो वकीलों का हड़ताल, न्याय और बहिष्कार, न्यायदान व्यवस्था या समाधान, इस टाइप के भी क्या करूँगा, मैं आपके लिए ऐसे फ्रेम करके ले करके आऊँगा, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से, इसी नाम से है टेलीग्राम ग्रुप। आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एज यूजुअल इसका PDF भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।